ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। कल जो हमने एंड किया था वो हमने एंड किया था लाइट रिएक्शन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। तो अगर किसी की क्लास कोई मिस हो गई थी कल, तो मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेज दी थी, आप उसको दोबारा रिपीट कर करके सुन सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, तो इंशाल्लाह ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। और जो क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं और जो मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, वो जो है सुन के उनके दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे वो फिर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात के वक्त में हो रहा होता है। ठीक है, ये एक सिली सी टर्म है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि ये लाइट से इंडिपेंडेंट है। जो रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता और अपना काम करता रहता है करता रहता है करता रहता है, उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। और उस डार्क रिएक्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन एक साइंटिस्ट ने किया था। उस साइंटिस्ट का नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। तो उसने उस साइकिल को, देखो ये साइकिल हो रही होती है प्लांट के अंदर डार्क टाइम में, लाइट इंडिपेंडेंट में। जब उसको लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ऐसी साइकिल, उस साइकिल के रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट बनता है या एटीपी की फॉर्म में फूड बन रहा होता है। इस वजह से इस साइकिल को नाम दिया है केल्विन बेंसन साइकिल, क्योंकि ये केल्विन ने, ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल को कोई भी नाम हो सकता था, क्योंकि केल्विन ने इसे डिस्कवर किया था, तो इसका नाम है केल्विन बेंसन साइकिल। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि केल्विन साइकिल कहाँ हो रही होती है, पेपर में एमसीक्यूज आता है। तो लाइट रिएक्शन हो रहा था थाइलाकॉइड में, केल्विन रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा में। ठीक है, स्ट्रोमा वो लिक्विड है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि जो लाइट रिएक्शन है वो हो रहा है थाइलाकॉइड में, और जो केल्विन साइकिल है, जो डार्क रिएक्शन है, वो हो रहा है स्ट्रोमा के अंदर। ये लाइट रिएक्शन के नतीजे में आपको मिल रहे थे एटीपी और एनएडीपीएच। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है और केल्विन साइकिल है, इसमें आप उसी केमिकल एनर्जी को, यानी कि एटीपी को और एनएडीपीएच को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से फिक्स करेंगे, एटमॉस्फेयर से फिक्स लेंगे, और इस साइकिल के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा। और जब वो साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगा, तो वो शुगर का मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि जो, देखो हमने जब पूरी बात करते हैं ना हम फोटोसिंथेसिस की, तो हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कल तो हमने सारा काम देख लिया था वाटर का, कि जब वाटर में फोटोलाइसिस होती है तो वो वाटर अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन फिर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटिंग स्टेट पे जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वो फोटो सिस्टम 2 में जाता है, फिर फोटो सिस्टम 1 में जाता है, जिसकी वजह से एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होता है। लेकिन जो केल्विन साइकिल है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से इस साइकिल के अंदर इंटर होती है। ये साइकिल उस कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं C6H12O6। तो हमने आज ये देखनी है कि मैंने, देखो दो चीजें बताई। एक मैंने ये बताया कि केल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होता है, दूसरी मैंने ये चीज बताई है कि केल्विन साइकिल में वो जो केमिकल एनर्जी लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी, एटीपी एनएडीपीएच, अब वो ये यूज करेगा। ठीक है, वो यूज करेगा। यूज करने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इस साइकिल में इंटर होगी, और एज अ रिजल्ट ये फूड प्रिपेयर करेगा, शुगर का एक मॉलिक्यूल प्रिपेयर करेगा। तो आपको 2-3 चीजें इस साइकिल के बारे में पता होनी चाहिए। मैंने पहला आपको पॉइंट बता दिया। दूसरी चीज, ये जो केल्विन साइकिल है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब ये होता है जब एक कंपाउंड का बनना, प्रोडक्शन ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक, एंड ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग दैट इज कॉल्ड कैटाबॉलिक। तो इसे एनाबॉलिक क्यों कहा है? इसे एनाबॉलिक इसीलिए कहा है क्योंकि केल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर करता है, और साइकिल के थ्रू एज अ रिजल्ट वो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। दैट्स वाई हमने इसे बोला है इस एनाबॉलिक प्रोसेस है। फिर अगर हम इस प्रोसेस को, इस साइकिल को देखें,
तो आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, जैसे मैं अगर आपको ये डायग्राम दिखाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड के पास तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है ना, और ग्लूकोज में कितने बन रहे हैं, C6। समझ आ रही है मैंने क्या बात बोली है? मैंने बात बोली है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, वो उसमें एक C कार्बन है, लेकिन हमें 6 C चाहिए। तो 6 C से पहले, यानी कि शुगर का मॉलिक्यूल बेसिकली जब दो तीन तीन कार्बन के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं, तब शुगर का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना भाई, कि सिंपली शुगर का मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होता, बल्कि शुगर का मॉलिक्यूल तब बनता है जब तीन तीन के दो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं। जब तीन तीन के दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे तब वो बनाएंगे शुगर। तो केल्विन साइकिल बजाहिर शुगर नहीं बनाता, बल्कि केल्विन साइकिल एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है। उससे हम कहते हैं PGAL, और इसका आसान तरीका इसको याद रखने का है, पागल करके आप इसका नाम याद रख सकते हैं। और PGAL का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। तो जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इस केल्विन साइकिल से होके गुजरते हैं, तो एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाते हैं, 3 कार्बन शुगर बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। तो जब 3 कार्बन के फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड 2 दफा बनते हैं, तो वो दोनों कंबाइन होके 6 कार्बन के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूं। मैंने ये बात बोली है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है ना, और केल्विन साइकिल के नतीजे में हमें 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जब 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के जब इंटर होंगे इस केल्विन साइकिल में, तो तब वो 3 मॉलिक्यूल का एक कार्बन बनाएगा कंपाउंड, जिसे पागल कहते हैं, PGAL। ठीक है, PGAL। तो जब 2 PGAL मिलते हैं, तो तब वो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये पूरा कैसे होगा, कैसे कैसे 3 कार्बन से एक 3 कार्बन का PGAL बनेगा, और कैसे साइकिल चल रही होती है, ये हम बेसिकली इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बस कहने का मकसद ये है कि जितनी ATP और NADP लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई थी, वो सारी यूज होने वाली है केल्विन साइकिल में, क्योंकि वो यूज होके ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएगा। अब ये जो पूरा केल्विन साइकिल है, ये 3 फेजेस में कंसिस्ट करता है, यानी कि 3 फेजेस के बाद आपको एक 3 कार्बन शुगर मिलती है, PGAL। एक होता है कार्बन फिक्सेशन। जाहिर सी बात है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे उस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। और अब मैं आपको पूरे स्टेप्स में बताऊंगी कि कहां पे रिडक्शन होता है। तीसरा होता है रीजनरेशन, यानी कि अगेन ये साइकिल है ना, साइकिल का मतलब ऐसा है जो स्टॉप नहीं होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और उसी पॉइंट पे दोबारा आती है, फिर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और फिर उसी पॉइंट पे दोबारा आती है। तो बेसिकली जो केल्विन साइकिल है, वो 3 फेसेस से होके गुजरती है, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। इन तीनों फेज में ATP और NADPH यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है, यूटिलाइज होता है, एनर्जी चाहिए होती है। केल्विन साइकिल कोई ATP और NADPH नहीं बना रहा, बल्कि वो शुगर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, ATP की फॉर्म में एनर्जी चाहिए, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट कर सकेगा। ये तो था एक इसका जनरल, इसका मैं व्यू आपको बता रही थी। अच्छा, अब ये भी डायग्राम सेम ही है, आपको नजर आ रही है कि भाई ATP NADPH यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर हो रही है केल्विन साइकिल में, और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज दिखा रही है। देखो भाई, आप जो भी डायग्राम उठाओगे ना, वहां पर आपको यही दिखा रहे कि ग्लूकोज बना रहे, लेकिन हमें पता है कि ये डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनाता। जब 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, तो वो 3 कार्बन कंपाउंड बनाता है, जिसे PGAL कहते हैं, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड। और जब 3 के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तब वो ग्लूकोज बनाते हैं। इसी वजह से इसे एनाबॉलिक कहते हैं। एनाबॉलिक का मतलब है the formation of the combination of 2 compound and form a 1 compound। 2 3 कार्बन एटम के PGAL जब आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो एक 6 कार्बन एटम का मॉलिक्यूल बनाते हैं एनाबॉलिक के प्रोसेस के थ्रू।
अब जरा हम इसको जरा डिटेल में देख लेते हैं कि केल्विन साइकिल क्या है। कोई आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा, बस आपको पता होना चाहिए कि इस साइकिल के अंदर क्या हो रहा है और बेसिकली कितने रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं और कितने एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी। सो कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, जब एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इंटर होगा तो वो वन कार्बन ही बनाएगा ना। तो दैट्स वाई हम इसे हमेशा से बात सिंपली ये करते हैं कि भाई 3 कार्बन के मॉलिक्यूल हमें चाहिए होंगे ताकि हम 3 कार्बन का PgAl प्रोड्यूस कर सकें। अब जब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, तो सबसे पहले आपको ये नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्टोमेटा के थ्रू इसने एंटर किया। ठीक है, आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही होती है। तो जब ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल इस केल्विन साइकिल में इंटर होगा, एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को। क्या एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं रूबिस्को? ठीक है, मैंने ये आगे इसके पॉइंट्स में भी डिस्क्राइब किया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को की मदद से फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब ये है उसको लेता है, उसको पकड़ता है, उसको एनवायरनमेंट से कैरी करता है। और रिबिस्को की प्रेजेंट में ये 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन के एटम अटैच है और एक फॉस्फोरस का ग्रुप अटैच है, और तीसरे नंबर पे अटैच है वो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप, मैं उसकी बात कर रही हूँ, IUPAC नेमिंग की बात कर रही हूँ कि तीसरे नंबर कार्बन पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। दैट्स व्हाई इसे आपने बोला है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है वो अपने आप को कन्वर्ट करता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट। पहले एक तरफ फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, क्योंकि अब इसने एटीपी यूटिलाइज किया यहाँ पर। ठीक है, इसने कितने एटीपी यूटिलाइज किए? इसने 6 एटीपी यूटिलाइज किए हैं। 6 एटीपी क्यों यूटिलाइज किए? क्योंकि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है ना, तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, तभी 6 एटीपी इसने यूटिलाइज किए। तो वहां से जब इसने पी 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 फॉस्फेट ग्रुप तो मिलेगा ना एटीपी में से, तो जब पी इसने लिया, दैट्स वाई इस अब जो है वो 1 पोजीशन पे भी पी अटैच हो गया है और 3 पोजीशन पे भी पी अटैच हो गया। दैट्स वाई 3 फॉस्फोग्लिसरेट अब कन्वर्ट हो गया 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। अब यहाँ पे अगेन NADPH यूटिलाइज होगा, और जब NADPH यूटिलाइज होगा तो ये 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट अपने आप को कन्वर्ट करेगा ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और जब ये ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अपने आप को कन्वर्ट करेगा तो तब हमें एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बने मिलेगा जिसे आप कहते हैं PgAl। ठीक है ना। अब ये PgAl जो है वो चला गया नीचे, यानी कि ये ऊपर से स्टार्ट हुआ और नीचे इसने जो है वो कंटिन्यू किया। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है कि एक और वापस से साइकिल स्टार्ट करने के लिए सिर्फ एक मॉलिक्यूल आया ना, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे आया है। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल है कंटिन्यू चलेगा आगे, वो आगे फिर फिर जो PgAl है अगेन 3 एटीपी को यूज करेगा और उसे कन्वर्ट करेगा राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट में, और राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट अगेन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होगा रिबिस्को की प्रेजेंट में, अगेन ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिकली एक ये चेन है, पहला 3 फॉस्फोग्लिसरेट, दूसरा 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, तीसरा ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट, चौथा PgAl। फिर वही PgAl अगेन एटीपी को यूटिलाइज करेगा और रूबिस्को बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक बार साइकिल होती है ना तो एक 3 कार्बन का प्रोड्यूस होता है, तो इसका मतलब है हमें 2 बार साइकिल करनी पड़ेगी। तो जब 2 बार साइकिल होती है केल्विन साइकिल, जब सेकंड टाइम होती है तो हमें एक और 3 का मिल जाएगा। तो ये पहला वाला 3 और अभी वाला 3 दोनों को मिलाएंगे तो फिर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच होगा। इसको हम जरा दोबारा से एक और बार देख लेते हैं। ये मैंने एक और डायग्राम आप लोगों के लिए चूज की है। अगेन मैंने ये बताइए कि RUBP जो कि पहले से साइकिल का पार्ट था, उसने 3 कार्बन डाइऑक्साइड को
के मॉलिक्यूल को लिए विद द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को विच इज कॉल्ड एन एंजाइम, इसने कन्वर्ट कर दिया एक कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट में जब कन्वर्ट होगा, अच्छा अब जब 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो 6 एटीपी भी यूटिलाइज कर दिए होंगे इसने। 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट अगेन कन्वर्ट होगा ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लेसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट अगेन कन्वर्ट होगा पीजीएएल। फिर पीजीएएल दोबारा से एटीपी को यूटिलाइज करके आरयूबीपी में कन्वर्ट करेगा। देखो भाई, आपको इन रिएक्शंस के पता होने चाहिए नाम, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, ग्लेसर एल्डिहाइड फॉस्फेट, पीजीएएल एंड रुबिस्को राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट, ठीक है। और आपको एंजाइम का पता होना चाहिए कि एंजाइम क्या है, एंजाइम कौन सा है, रुबिस्को एंजाइम। अच्छा, यहां पर ये जो रिएक्शन है मैं इसको केल्विन साइकिल का एक फेसिस के तौर पे बताना चाहती हूँ, जो कि हमने शुरू में डिस्कस किया था। कार्बन फिक्सेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, और रीजनरेशन कहाँ हो रहा है। जब आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो कार्बन फिक्सेशन तो फिक्स ही रुबिस्को कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन फिक्सेशन शुरू में ही हो जाती है। फिर होती है रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ हो रही होती है, रिडक्शन होती है रिएक्शन नंबर 3 में, जब NADPH अपने आप को कन्वर्ट करता है NADP में, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन दैट रिएक्शन, वो हाइड्रोजन की एडिशन कहां से मिलती है, NADPH से मिलती है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसे हमने कहा है रिडक्शन। और फिर पीजीएएल अगेन आरयूबीपी में कन्वर्ट होता है, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। क्योंकि अगर आरयूबीपी नहीं है तो पीजीए जो फॉस्फोग्लिसरेट पहला मॉलिक्यूल है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, वो बनेगा ही नहीं, भले एंजाइम मौजूद हो, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक आरयूबीपी, एक एंजाइम। ये दोनों चीजें होंगी तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो साइकिल है जब 2 दफा होती है तो हमें पीजीएएल के इस तरह के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं, और जब 2 मॉलिक्यूल हमें मिलेंगे तो ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बताएंगे। Kelvin cycle utilize 9 ATP and 6 NADP for PGAL, ठीक है। एक PGAL के लिए हमें 9 ATP चाहिए होते हैं और 6 NADP चाहिए होते हैं। गिनो भाई, इधर थे राइट साइड पे 6 ATP, लेफ्ट साइड पे 3 ATP, तो 6 3 कितने हो गए, 9। जब एक 3 का कार्बन का मॉलिक्यूल आपको चाहिए होते हैं तो 9 ATP आप यूटिलाइज करते हैं। अच्छा भाई, 6 NADPH यूज हो रहे होते हैं। देखो भाई, राइट साइड पे ही 6 NADPH यूज हो रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये केल्विन साइकिल 2 टाइम्स होगी तो हमें कितने फिर एटीपी चाहिए होंगे। एक केल्विन साइकिल के लिए हमें 9 एटीपी चाहिए, तो केल्विन साइकिल अगर हम 2 बार दफा करेंगे तो कितने एटीपी चाहिए होंगे। वेरी गुड, समझ आ गई। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए हमें 18 एटीपी चाहिए। मुझे ये बताओ कि अगर एक साइकिल जब 3 कार्बन की मतलब एक पीजीएएल के लिए हमें 6 NADP चाहिए होते हैं, तो 2 अगर पीजीएल के हमें मॉलिक्यूल चाहिए तो कितने NADPH बनेंगे, कितने यूटिलाइज, 12। देखो हम बताऊं, हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं ना, वो हम पीजीएल के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं, हम इकट्ठे हुए ग्लूकोज के लिए। तो हम ग्लूकोज के बनने में जितनी टोटल एनर्जी चाह रहे हैं ना, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द समरी, Kelvin cycle utilize 9 ATP and 6 NADP for PGAL. But if we require 2 PGAL and if we required 1 glucose molecule, that's why the 2 times Kelvin cycle will be repeat, and as a result of 2 Kelvin cycle we utilize or we used 18 ATP and 12 NADPH, ठीक है जी। अच्छा, अब सब अपने अपने माइक जो है ना वो जरा अनम्यूट कर दें, सब अपने माइक अनम्यूट कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे जो है ये बताओ आप कि केल्विन साइकिल कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है कि थैलाकॉइड में होता है। वेरी गुड, व्हाट इज स्ट्रोमा।
इसको डार्क रिएक्शन क्यों कहते हैं? लाइट के बगैर हो रहा होता है। अच्छा, एक और तुम्ही से सवाल है कि केल्विन साइकिल क्या हमें एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देती है? एटीपी की फॉर्म में एनर्जी देती है? जी, वो एटीपी की फॉर्म में नहीं देती, बल्कि एटीपी और एनएडीपीएच यूटिलाइज करती है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये जो एटीपी ये यूटिलाइज करती है, जो हमने अभी बात की 18 और 12, ये एटीपी केल्विन के पास कहां से आते हैं? वेरी गुड। तो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा है ना, एटीपी जा रहे हैं, एनएडीपी जा रहे हैं, और यूज होता होता वापस एटीपी एडीपी में वापस केल्विन लाइट में जाएगा, ताकि लाइट दोबारा से एडीपी को एटीपी में कर दे। और केल्विन साइकिल जो एनएडीपी निकाल रहा है, वो लाइट रिएक्शन में दोबारा जाएगा, ताकि वो एनएडीपी को एनएडीपीएच में कर दे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि इसको एनाबॉलिक प्रोसेस क्यों कहते हैं? एनाबॉलिक मीन्स द फॉर्मेशन। ओके, केल्विन साइकिल का एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? तो पीजीएल में और कितने कार्बन चाहिए होंगे कि जो वो शुगर में कन्वर्ट कर देगा अपने आप को? पीजीएल 3 कार्बन शुगर है ना, तो हमें और कितनी कार्बन शुगर चाहिए कि जो हमें ग्लूकोज चाहिए? तो केल्विन साइकिल कितनी बार रन होनी चाहिए? 2 दफा। ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा ये बताओ कि कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन कहां कहां हो रही है? वेट, कार्बन फिक्सेशन को कार्बन फिक्सेशन क्यों कहते हैं? रिडक्शन कहां पे हो रही है? और रिडक्शन का क्या मतलब है? तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एनएडीपी एच जो है वो एनएडीपी को ऐसे ही रहने देगा, लेकिन हाइड्रोजन ले लेगा। ऐसा ही है ना? Yes. और रीजनरेशन कहां हो रही है? और रीजनरेशन को रीजनरेशन क्यों कहते हैं? अब मुझे ये बताओ कि शुरू के स्टेप के लिए कौन सी 3 चीजें जरूरी हैं कि केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाए? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड ये साइकिल स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था केल्विन साइकिल, और इसमें से मैंने तमाम चीजें वो बता दी हैं जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट चीज रखता है। ठीक है जी। सो अब ऐसा करते हैं कि अच्छा, जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें वो याद रखना। Kelvin cycle utilize 9 ATP and 6 NADPH for PGAL. So that's why for glucose molecule they require 18 ATP and 12 NADPH. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये चीज जो है इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन हमने ज्वाइन किया है, और अब जो हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, केल्विन डार्क साइकिल से रिलेटेड, वो है हमारे पास टॉपिक फोटो रिस्पायरेशन। अगेन इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। तो जो क्लास में हैं वो तो साथ साथ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, जो क्लास में नहीं है और फिर बाद में रिकॉर्ड सुनेंगे, वो काइंडली मुझे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, और आप लोग पूछ भी रहे होते हैं। ठीक है। सो जो हमने टॉपिक थोड़ा सा देखना है ना, उससे उसको डिस्कस करने से पहले हमें फोटो रिस्पायरेशन के बारे में पता होना जरूरी है। देखिए, बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट गेन करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। और आपने ये बात पढ़ी है कि जब हम एक प्लांट की बात करते हैं तो दिन के वक्त में फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होती है, और रात के वक्त में चूंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो रेस्पायरेशन मैक्सिमम होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो दिन के वक्त में रेस्पायर करे, रेस्पायरेशन का प्रोसेस करे, उस टर्मिनोलॉजी को या उन प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिज्म हो रहा है उसे हम कहते हैं फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा जी, फोटो रेस्पायरेशन ना बेसिकली एक कंप्लीट वेस्टफुल यूजलेस प्रोसेस है, एक कंप्लीट यूजलेस पाथवे। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि ये आपको कोई एनर्जी नहीं देगा, बल्कि आपकी जो मौजूद एनर्जी है लाइट रिएक्शन से बनी हुई एटीपीज है उसको यूज करेगा, उसको सिर्फ यूज करेगा।
और एंड प्रोडक्ट भी कोई आपको ग्लूकोज नहीं बना के देगा या कोई आपको एनर्जी करेंसी बना के नहीं देगा, ये यूजलेस प्रोसेस है। तो इन इस प्रोसेस को समझने के लिए कि किन प्लांट्स में ज्यादा होता है, इसको समझने के लिए हम इस तरह से बात करेंगे। आपको पता है लीव्स के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा स्टोमेटा के दो काम होते हैं, एक तो वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने देने के अलावा ट्रांसपायरेशन भी कर रहा होता है। तो जब एक बहुत गर्म मौसम होता है या हॉट एरेडेड मौसम में जब हम बात करते हैं, किसी हॉट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर में हम बात करते हैं, तो प्लांट जो है ना वो अपना स्टोमेटा क्लोज कर देता है। गर्मी का मौसम है तो प्लांट क्या करेगा, अपने लीव्स के ऊपर के स्टोमेटा बंद कर देगा, क्योंकि वो चाहेगा कि उसके अंदर का जो वाटर है वो ट्रांसपायरेशन की वजह से लॉस ना हो जाए। लेकिन जब वो स्टोमेटा अपना गेट बंद कर देगा, गार्ड सेल्स अपने बंद कर देगा, क्लोज हो जाएगा स्टोमेटा, तो उस प्लांट में तो ना ऑक्सीजन इंटर होगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ना कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होगी, ना ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, यानी कि गैसेस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस रुक गया। उस वक्त में क्या होता है, उस वक्त में जो प्लांट सेल्स के अंदर मीजोफिल सेल थे, जिसके हमने पूरी बात की थी, मीजोफिल सेल के अंदर ही हमने क्लोरोफिल सेल की बात की थी ना, तो वो जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर जितनी जितनी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रुबिस्को जो एंजाइम था, जो रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा था, अब वो उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को फिक्स करना शुरू कर देगा, और फिक्स करने के नतीजे में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा जो बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट्स हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि आपको बोल दिया जाए कि आप एक रूम में बंद हो गए हैं, ना बाहर से कोई अंदर आ सकता है, ना अंदर से कोई बाहर जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप अंदर की चीजों को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे। प्लांट भी यही करता है। जब प्लांट के स्टोमेटा गर्म मौसम में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होती, क्यों क्यों बंद करता है, क्योंकि उसने अपने आप को वाटर लॉस से बचाना है, उसने अपने आप को ट्रांसपायरेशन से बचाना है। तो उस वक्त में जो मीजोफिल सेल के अंदर ही मौजूद जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन अब जो रुबिस्को एंजाइम था, जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रुबिस्को एंजाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है, तो रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देगा बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। अब ये देखो, कुछ कंडीशंस में होता है फोटो रिस्पायरेशन, यानी फोटो रिस्पायरेशन का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन का अपटेक और कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की मौजूदगी में ये काम होता है, तो उसे हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ये बिल्कुल यूजलेस प्रोसेस है। ये इसके कुछ रीजन है। पहले रीजन, जब स्टोमेटा बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद होने का मतलब ये है कि ना ऑक्सीजन अंदर आ सकती है, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल सकती है, यानी कि अंदर जो मीजोफिल सेल के अंदर ऑक्सीजन है वही यूज होंगी। या फिर तब भी रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है जब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड के बनिस्बत में थोड़ी सी ज्यादा है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आप एक रूम में बंद हो गए हैं, या आप लेट सपोज एक जंगल में फंस गए हैं, तो आप फूड बड़े कुक्ड खाते हैं, लेकिन अब कंडीशन ऐसी है तो आप अब अनकुक्ड फूड भी खाना शुरू कर देंगे, लीव्स खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि सरवाइव तो करना है। तो यहां भी ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता, अब रुबिस्को को तो चाहिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल, तो वो ऑक्सीजन को फिक्स करना शुरू कर देता है। तो रुबिस्को एंजाइम के दो फंक्शन है। एक, दे एक्ट एज अ कार्बोक्साइलेज। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है तो ये कार्बोक्साइलेज के तौर पे एक्ट करता है। जब ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेज। तो फोटो रिस्पायरेशन के वक्त में ज्यादातर जो रुबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन को फिक्स करता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। अब यानी कि हम ये बात कर रहे हैं, ये उन प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि खुश्की में रहते हैं, जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। उन प्लांट्स को हम कहते हैं C3 प्लांट्स। और इनमें कौन कौन से आते हैं, वीट, राइस, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये ज्यादातर C3 प्लांट्स होते हैं, और इनमें फोटो रिस्पायरेशन काफी तादाद में, यानी फोटो रिस्पायरेशन से क्या हो रहा है, एटीपी यूज करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और कोई यूजफुल प्रोडक्ट भी नहीं बना रहा, सिर्फ जो उसकी प्लांट की एनर्जी थी वो यूज होती जा रही। इससे क्या होता है, प्लांट अपने ही एटीपीज को
खत्म कर देता है या फिर उसको क्या बोलते हैं, यूजलेस बना देता है। अब जरा हम देखेंगे कि ये जो फोटो रेस्पिरेशन है ये किस तरह से हो रहा होता है। अच्छा, वही राइबोलोज बाइफॉस्फेट, वही जो कि हमारे पास केल्विन साइकिल में राइबोलोज बाइफॉस्फेट था। अब ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट रुबिस्को की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं फिक्स करेगा, अब इसने फिक्स कर दिया ऑक्सीजन। देखो ये स्ट्रक्चर कुछ नहीं आता पेपर में, आपको सिर्फ और सिर्फ इसके रिएक्शन पता होने चाहिए, बल्कि ये स्ट्रक्चर तो आपके बुक में भी गिवन नहीं है। ऑक्सीजन फिक्स हुआ रुबिस्को बाइफॉस्फेट पे विद द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, ये रुबिस्को ही था जिसने इस ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, और इसने अब दो मॉलिक्यूल बना दिए, एक 3 कार्बन का, एक 2 कार्बन का। 3 कार्बन वाले को बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 2 कार्बन वाले को बोलेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। तो मैंने रिएक्शन आप लोगों के लिए ऐसे भी लिख दिया। तो जब रुबिस्को ऑक्सीजन को फिक्स करेगा, कब फिक्स कर रहा है भाई, जब बड़ी गर्मी और स्टोमेटा ने अपने पोर्स बंद किए हुए, अब अंदर की ऑक्सीजन को रुबिस्को फिक्स करना शुरू कर देगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब वहां मौजूद नहीं है। जब ये इसको फिक्स करेगा विद द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, एंजाइम मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया। तो ये 2 कार्बन का एक कंपाउंड बनाएगा और 3 कार्बन का बनाएगा, जो हमने डिस्कस कर लिया है। 3 कार्बन वाले को 3-फॉस्फोग्लिसरेट कहेंगे, क्योंकि इसमें देखें काउंट करें स्ट्रक्चर में 3 कार्बन है, और इससे नीचे वाले को कहेंगे 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो ये 2 कार्बन कंपाउंड है ना, ये 2 कार्बन कंपाउंड पर ऑक्सीजोम में इंटर होगा। पर ऑक्सीजोम इज ऑल्सो अ मॉलिक्यूल, इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में पर ऑक्सीजोम हमने सेल चैप्टर में पढ़ लिया था। तो वहां पे ये अमाइन ग्रुप के साथ अटैच होगा और बना देगा ग्लाइसिन। ये जो ग्लाइसिन है ये भी यूजलेस प्रोडक्ट है, ये कोई फायदा नहीं दे रहा होता, बस ये कंपाउंड बना रहा है, यूजलेस प्रोडक्ट है। फिर ये ग्लिसरीन माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने के बाद ये बनाता है सीरीन में कन्वर्ट करता है अपने आप को, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनाता है। यानी कि देख लो, ये जो फोटो रेस्पिरेशन के 3 स्टेप हुए हैं ये बिल्कुल यूजलेस हैं, इसमें बहुत एनर्जी जा रही है, एनर्जी बहुत जा रही है, एनर्जी यूटिलाइज करके बिल्कुल यूजलेस प्रोडक्ट्स बनाए। लेकिन ये एंड में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस केल्विन साइकिल में इंटर होता है और फिर वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना शुरू करता है। तो आप ये समझ लें कि कान सामने से पकड़ना और कान अपने नेक में घुमा के पकड़ना, सामने से बंदा पकड़ लेता है ना, तो C3 प्लांट्स में क्या होता है, कान घुमा के पकड़ना है, ठीक है। जहां पे पहले नॉर्मल प्लांट डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, एक मिनट बिस्मा, लेट मी कंप्लीट। जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट प्लांट पकड़ रहा था, वहां C3 प्लांट में स्टोमेटा जब क्लोज हो गए तो उसने पहले लंबी कहानियां की, ऑक्सीजन को फिक्स किया, 2 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनाया, 3 कार्बन के एक मॉलिक्यूल, फिर 2 वाले को पैरोक्सिसोम में अमाइन ग्रुप के साथ अटैच किया, ग्लाइसिन बनाया, ये यूजलेस है, ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हुआ और उसने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये इंटर होगा केल्विन साइकिल के अंदर, ठीक है। तो इतनी देखो, इतनी एनर्जी वेस्ट करना ना, यानी कि इसका मतलब ये, आप सिंपल कान पकड़ रहे थे ना, तो आपके 2 एटीपी के मॉलिक्यूल लग रहे थे, आपने क्या किया, गर्दन के पीछे से कान को पकड़ा, जिससे आपके क्या 10 एटीपी यूज हो गए, ठीक है। तो इसी वजह से इस फोटो रेस्पिरेशन को वेस्टफुल प्रोडक्ट्स कुछ बनाता है, इस वजह से इससे यूजलेस प्रोसेस भी कहा जाता है। लेकिन चूंकि ये हो रहा है, और ये होता क्यों है, सवाल ये है, नॉर्मल प्लांट्स और C3 प्लांट्स एकदम से डिफरेंट कैसे हो गए। ये होता है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इन प्लांट्स। जैसे एनिमल्स के अंदर एवोल्यूशन होता है ना, चेंजेस होते हैं। अगर एक जानवर है वो मीठे पानी में रह रहा है तो उसमें चेंजेस हैं, उसने अपना मेटाबॉलिज्म उस तरह का रखा हुआ है। अगर एक फ्रेश वाटर है तो उसमें वो चेंजेस हैं। तो इसी तरीके से जो टेम्परेट रीजन में प्लांट्स रहते हैं, एवोल्यूशन हो गया उनमें, तभी ये एक फोटो रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कन्वर्ट करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में इंटर होती है जी।
नाउ अब सवाल मुझसे बिस्मा आप पूछ रही थी, अब पूछो आप। मैम मैं इसलिए कह रही थी, बीच में कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत आपका इंटरनेट स्लो मिक्सअप हो चल रहा रहा है। है। आप नहीं नहीं मैम, जी सही है। मैं तो ये फोटो मैम रेस्पिरेशन का प्रोसेस। मिक्स हो रहा है। जी क्या कह रहे हो बेटा? अपना माइक अनम्यूट मैम करोगे तो। कॉन्सेप्ट हो रहा है। कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहा है ना, तो ये वीडियो को 10 दफा रिपीट टेलीकास्ट में सुनना, सुबह 10 बजे आराम से सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो रिकॉर्ड हो रही है, आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। देखो मिक्स होगा, ये सिर्फ ये वाला टॉपिक मैंने आपको पढ़ाना है, इसके अलावा मैं नहीं पढ़ा रही। और ठीक है ना, इसके अलावा हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जी रिकॉर्ड हो मैम, रही आप है। ये वाला चैप्टर थोड़ा सा स्लो स्लो लेके चलें, क्योंकि ये ये स्लो बहुत ही तो है, मिक्सिंग इससे अप स्लो मैं नहीं लेके चल मुश्किल है। सकती, इससे स्लो नहीं चल सकती। कल लाइट किया था, आज सिर्फ डार्क किया है, ये अभी डार्क ही चल रहा है, डार्क कंप्लीट जी नहीं हुआ मैम, है। सही है बिल्कुल। ठीक है, इससे स्लो मैं नहीं चल सकती, ये बहुत स्लो मैं चल रही हूं, और ये सिर्फ अभी हम डार्क रिएक्शन ही कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग दोबारा से रिकॉर्ड वीडियोस को दोबारा दोबारा सुनेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे फोटो रेस्पिरेशन डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है? फोटो रिस्पायरेशन डार्क रिएक्शन का पार्ट है? यस, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो गए, लाइट लाइट जो है वो नहीं इनटेक हो रही, अंदर अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, ना बाहर जा रही है। बेसिकली केल्विन साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फोटो रिस्पायरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होगा, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होगा। मिस, जी ये सी प्लांट्स और ये C4 प्लांट्स एक ही चीज है क्या? नहीं नहीं, अभी बताने वाली हूं मैं। देखो तीन तरीके के प्लांट्स हैं, C3 जो फोटो रेस्पायरेशन करते हैं, C4 जो के फोटोसिंथेसिस अलग करते हैं, और कैम प्लांट्स। ये तीनों जो हैं वो अलग अलग किस्म के प्लांट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, सबसे पहले C3 का तो मैंने आपको बता दी, एवोल्यूशन की वजह से ना, चेंजेस की वजह से, जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आई तो कुछ प्लांट C3 प्लांट्स हो गए जिनमें फोटो रिस्पायरेशन हुई, और इसने बड़े यूजफुल प्रोडक्ट बनाए। ग्लेसीन है जिसमें से यूजफुल प्रोडक्ट, सीरीन है यूजफुल प्रोडक्ट, लेकिन सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड आया, और कार्बन डाइऑक्साइड देन केल्विन साइकिल में इंटर होके इसने ग्लूकोज बनाना शुरू किया। अच्छा जी, देखो ये तीन डायग्रामें हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट। ये जो हम तीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं, C3 की तो मैंने आपको पूरी कहानी बता दी कि कार्बन डाइऑक्साइड कब बना था, तब बनाता है पहले जो है पूरे उसी रिएक्शन से RuBp ऑक्सीजन के साथ इन्वॉल्व हुआ, 2 कार्बन बना दिए, 3 कार्बन बना दिए, 2 कार्बन NH2 के साथ इन्वॉल्व हुआ, ग्लेसीन बना दिया। ग्लेसीन जो है वो फर्दर ब्रेकडाउन सीरीन में हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड में हुआ, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड में जाके केल्विन साइकिल में इंटर होती है और एज अ रिजल्ट ग्लूकोज बनाती है। ये तो था C3 प्लांट, और C3 प्लांट मैं आपको बता चुकी हूं, C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो के ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं, टेम्परेट रीजन में रहते हैं, जिसमें जिसमें वीट, राइस, सोयाबीन वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ कि मैं यहीं तक रहने देती हूँ, क्योंकि आगे तो भाई आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आगे तो और रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यहाँ तक में हम एंड करते हैं, ये बार बार मेरी वीडियो जो है रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ये सुनते रहना, और इसमें फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। C4 किस तरीके से फोटोसिंथेसिस करता है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा कैम किस तरीके से करता है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बार बार रिवाइज करके इसको पक्का कर लेना। ठीक है, जैसे ये चैप्टर एंड होगा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 55 MCQs है वो उसकी फाइल दूंगी, वो आपने प्रैक्टिस करनी है।
उसके बाद आपका इसका टेस्ट होगा। कल सेल साइकिल का टेस्ट है, 30 एमसीक्यूज हैं और 30 मिनट्स होंगे। 5 बजे मैं सेंड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। 5:30 बजे, एग्जैक्ट 5:30 बजे आप लोगों ने मुझे आंसर की सेंड कर देनी है, ठीक है? मैम वो जो आप हर क्लास के स्टार्ट में जो स्पॉट टेस्ट लेती थी वो आपने खत्म कर दिया क्या वो प्रश्न? वो मैंने इस चैप्टर के एंड में एक साथ इकट्ठे प्रैक्टिस एमसीक्यूज दूंगी, ठीक है? पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मुझे स्पॉट टेस्ट देंगे, अच्छा ओके। ठीक है? क्योंकि कुछ चैप्टर जो है ना, जो मुझे पता है आप लोगों के बड़े ऊपर लेवल के चैप्टर हैं, तो उन चैप्टरों की भाई प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस कल मैंने पूरी निकाली है, बनाई है। वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इस चैप्टर के एंड में सेंड करूंगी। आप लोगों ने फौरन से इसको साथ साथ इसको करते जाओ और साथ साथ टॉपिक करते जाओ। आज सिर्फ हमने मुश्किल से एक और आधा टॉपिक किया है, केल्विन साइकिल किया और एक फोटो रिस्पायरेशन किया। फोटो रिस्पायरेशन का भी C3 प्लांट का डिस्कस किया। अभी हमने C4 और C और कैम साइकिल को डिस्कस नहीं किया, ठीक है? यहाँ पे हम करते हैं क्लास एंड। और एक और बात मैंने जो सोची है, वो मैंने ये सोची है कि मैं आप लोगों को, इसके बाद तो हम इंशाल्लाह एवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक चैप्टर है एंजाइम, इस चैप्टर को मैं आपको रिकॉर्ड लेक्चर सेंड करूंगी, ठीक है? जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं इस चैप्टर को रिकॉर्डेड लेक्चर में कन्वर्ट करूंगी और फिर आपको मेल कर दूंगी। वो मैं अनाउंस उस दिन फिर कर दूंगी। और कुछ चैप्टर मैंने सेलेक्ट किए हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को सेंड करूंगी, ठीक है? ताकि आप लोग भी सुबह सुबह फ्रेश होके, फिर चाहे वो लेक्चर सुबह 7 बजे बैठ के सुनो या 8 बजे बैठ के सुनो, जब लेक्चर सुनो, लेक्चर के ड्यूरेशन में पॉज कर करके कोई क्वेश्चन मिले उसको निकाल लो, नोट कर लो, ठीक है? क्योंकि बाकी कोचिंग सेंटर्स में भी रिकॉर्डेड वीडियोस ही सेंड हो रही हैं, तो ये रिकॉर्डेड का अगर हम भी करें तो हम कोर्स को और फास्टली थोड़ा कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमारे पास ऑनेस्टली टाइम बहुत कम रह गया है। तो आपको एज सून एज पॉसिबल अपना कोर्स को कंप्लीट करना है, क्योंकि आपने कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपने रिवीजन करना है, ठीक है? और एम कैट के लिए तो रिवीजन जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, राइट? मैम अभी तो डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं किया ना जी? एमकेट की? अभी तो डेट्स वगैरह अनाउंस नहीं किया ना एमकेट बेटा की डेट अनाउंस तो नहीं यूनिवर्सिटीज ने? किए, लेकिन हम अपने तौर पे तो प्रिपेयर हो जाए ना, ठीक है? तो हमारे पास अब इतना भी टाइम नहीं है कि हम जितना लटक लटक के चल रहे हैं। ये आपको पता है, ये अगर आप नॉर्मल कोचिंग में बात करें ना, तो लेक्चर 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं, 2 लेक्चर में एक चैप्टर खत्म कर लेते हैं। आप ये किसी से पूछ भी सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ तो आप देख लो 2 हफ्ते हो गए हैं और अभी जो है ना, यानी कि आप समझ ले 6 लेक्चर हो गए और अभी हम बायो एनर्जेटिक पे ही हैं, और उस पे भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि मिस आप और स्लो करें। तो इससे स्लो तो बराए मेहरबानी मैं नहीं कर सकती, मैंने कोई अगले साल तक कोर्स नहीं लेके जाना है, ठीक है? तो ये आप लोग फटाफट अपने आप को स्पीड अप करें। ये कोई आप इंटरमीडिएट नहीं कर रहे हैं, या आप एमकेट कर रहे हैं। तो एमकेट के लिए आप जितने शार्प होंगे, आप जितनी चीजें एब्जॉर्ब करेंगे, आप अपने पोर्शंस अलग अलग करें ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है? उसके लिए मैं मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना आपको कर रही हूँ। एंजाइम चैप्टर है, मैं जब रिकॉर्ड कर लूंगी वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, रिकॉर्ड लेक्चर्स अलग से फोल्डर बना के उस पे सब्जेक्ट लिख दूंगी मेल का कि भाई ये एंजाइम का चैप्टर है। तो आप लोगों ने, आप जब 6 बजे उठे, आप 10 बजे मॉर्निंग में उठे, आप वो मेल खोल के लेक्चर सुन लें, पॉज करते रहें, क्वेश्चन निकालते रहें, रिपीट टेलीकास्ट में सुनते रहें। समझ नहीं है मुझसे पूछो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपको। आप में से जब भी किसी ने मुझे मैसेज किया है, मैं विद इन आवर उसको रिप्लाई भी कर देती हूँ, उसको आंसर भी बता देती हूँ, ठीक है? तो जो रिकॉर्ड लेक्चर सुन रहा है और जो क्लास में नहीं, उसने भी मेरी इंस्ट्रक्शन सारी सुन ली होंगी। ओके जी, हम यहाँ पर एंड करते हैं, और फिर ताकि मैं फिर बाकी का फर्दर प्रोसेस करूँ और आप लोगों को मेल कर दूं। जिसने ईमेल एड्रेस सेंड नहीं किया वो मुझे काइंडली कर देगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो है C3, C4 और कैम प्लांट क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, और मैं इसको कोशिश करूंगी कि इतना क्लियर बता दूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे हमने आपको तीनों लेक्चर एक साथ मिलेंगे आज के। पहला लेक्चर हमारे पास है डार्क रिएक्शन का, केल्विन साइकिल का, दूसरा फोटो रिस्पायरेशन का, और तीसरा फोटो रिस्पायरेशन C3, C4 और कैम साइकिल में किस तरह इन्वॉल्व होती है, कि जो कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर देगी केल्विन साइकिल को, और देन वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वो केल्विन साइकिल यूटिलाइज करेगा। बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड
से पहले की कहानी है C3, C4 और कैम प्लांट के अंदर। सबसे पहले आपको C3 प्लांट का मैं बताती चलूं कि C3 प्लांट वो प्लांट होते हैं जो हॉट एरिड इन्वायरमेंट में होते हैं, यानी टेम्परेट रीजन में होते हैं, यानी कि ऐसे रीजन में होते हैं जहां पर बहुत गर्मी होती है। तो गर्मी के वक्त में स्टोमेटा वो अपने क्लोज कर देता है प्लांट। तो जब स्टोमेटा क्लोज करेगा, क्लोज क्यों करेगा? ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो सके, जिसकी वजह से अंदर मौजूद अब जो ऑक्सीजन है वो रुब्स को बाइंड करना शुरू कर देगा। और वो रुब्स को बाइंड करना शुरू करेगा तो उससे कुछ यूजलेस प्रोडक्ट बनाएगा। यूजलेस प्रोडक्ट जो मैंने आपको लास्ट रिएक्शन में बताया था, लेकिन उन यूजलेस प्रोडक्ट में सिर्फ एक काम की चीज होगी, जो कि होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने आपको ये बात का रीजन मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि ये यूजलेस, ये इन प्लांट में और नॉर्मल प्लांट में डिफरेंस ये होता है बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन। क्योंकि अपने इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग ये प्लांट अपने आप में चेंजेस ला रहा होता है। दैट्स वाई हमारे पास 3 वेरिएशन के प्लांट प्रोड्यूस हो जाते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट। देखिए भाई, पहला डिफरेंस जो इन तीनों में पता होना चाहिए, C3 प्लांट सबसे पहले ऑक्सीजन को कंबाइन करके जो पहला प्रोडक्ट बनाता है ना, वो 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। C4 प्लांट जब ऑक्सीजन को कार्बन जब वो कंबाइन करता है तो वो पहला प्रोडक्ट बनाता है 4 कार्बन चेन का। और जो कैम प्लांट बनाता है वो भी बनाता है 4 कार्बन कंपाउंड के। अब वो कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो C4 प्लांट जो प्रोडक्ट बनाता है ना, वो हमारे पास उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट प्रोडक्ट, राइट। उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सैलो एसीटेट। क्योंकि C3 में पिछली क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ C3 किस तरीके से अपना प्रोसेस कर रहा होता है। अच्छा, इसको देखने के लिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। भाई ये सारा काम हो रहा है, हाँ, ये सारा काम केल्विन साइकिल कहाँ होता है? स्ट्रोमा में होता है। जो C4 प्लांट है वो जो फिक्सेशन कर रहा होता है, आइदर वो फिक्सेशन कार्बन डाइऑक्साइड की कर रहा है, या आइदर अगर फोटो रिस्पायरेशन है वो फिक्सेशन ऑक्सीजन की कर रहा है। तो C4 प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कहाँ पे करता है? पहले करता है मीसोफिल सेल में। मीसोफिल सेल में उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनाता है, और जिसमें से एक प्रोडक्ट होती है C4 जो हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट है। इस ऑक्सैलो एसीटेट की वजह से इसको C4 प्लांट कहते हैं, क्योंकि ऑक्सैलो एसीटेट में 4 कार्बन होते हैं। दैट्स व्हाई। तो कहने का मतलब ये है कि मीसोफिल सेल में अलग रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। देन वो कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में स्टार्ट होता है, वो बंडल शीट में होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बंडल शीट जो है वो बेसिकली अ, एक ऐसा कंपोनेंट है प्लांट का जिसमें केल्विन साइकिल हो रही होती है। मीसोफिल सेल, बंडल शीट दोनों एक साथ साथ होते हैं बिल्कुल। मीसोफिल सेल के ऊपर एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस के नीचे मीसोफिल सेल है, और मीसोफिल सेल के नीचे जो है वो बंडल शीट है। और बंडल शीट के बराबर में जो होते हैं वो होते हैं वेस्कुलर बंडल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आते हैं, जो कि कंडक्शन का काम कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्लूकोज उसके बाद फ्लोएम में ही जाएगा ना, ताकि ऊपर से नीचे फूड को ट्रांसपोर्ट कर दे। अब हम जरा C4 प्लांट की पहले बात कर लेते हैं। C4 प्लांट को जरा हम इस रिएक्शन में देख लेते हैं। अच्छा भाई, उस तरफ तो आपको C3 का बता रहे हैं, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ वो मुझे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे C4 प्लांट की बात करूंगी। C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड मीसोफिल सेल में लेके आ रहा है, और मीसोफिल सेल में लेके आने की बाद, यानी कि ये बात बताई जा रही है कि हॉट और एरिड क्लाइमेट में कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्टरनेट मेथड से कैसे फिक्स हो रही होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मीसोफिल सेल में आती है। मीसोफिल सेल में आने के बाद मीसोफिल सेल में आने के बाद ये एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। देखो ये जो पिंक कलर का राइट साइड पे नजर आ रहा है, ऊपर ऑक्सैलो एसीटेट है जो 4 कार्बन कंपाउंड है, नीचे 3 एक और कंपाउंड है जिसे PEP कहते हैं, राइट। तो ये PEP और ऑक्सैलो एसीटेट अगेन कन्वर्ट होगा एक अलग उसमें, जिसे हम कहते हैं मेलेट। ये जो दरमियान में नजर आ रहा है ग्रीन लाइन के दरमियान में, ऑक्सैलो एसीटेट मेलेट में कन्वर्ट हो रहा है, आप ये लिख भी लें। और PEP पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो मेलेट है, ये मेलेट अपने आप में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देन केल्विन साइकिल के अंदर इन्वॉल्व होकर ग्लूकोज का प्रोडक्ट बनाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए एमसीक्यूज लेवल के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कैसे होता है C4 प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड बनती। अच्छा, ये जो CO2 है ना, अब बात ये हो रही है कि ये CO2 कहाँ से आया, क्योंकि अगर स्टोमेटा आप कह रहे हैं क्लोज है, तो देखिए
स्टोमेटा जब बंद हो गए तो अंदर मीजोफिल सेल में भी तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मौजूद थे ना। जैसे मैंने आपको फोटो रिस्पायरेशन में बताया था कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब ज्यादा होते हैं तो रुबिस्को जो है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को फिक्स करना शुरू कर देता है। तो ये जो C4 प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को जो ऑलरेडी मेसोफिल में सेल में थे वो रिबिस्को की प्रेजेंस में उसको ऑक्सैलोएसीटेट में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सैलोएसीटेट मेलेट में कन्वर्ट होगा। ये सिर्फ कार्ब ये कंपाउंड्स के नाम है, ठीक है, ये सिर्फ कंपाउंड्स के नाम आप याद रखना, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डिटेल आपकी बुक में भी नहीं इतनी लिखी हुई जो मैं बता रही हूँ। फिर मेलेट बनाएगा एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होगा। C4 प्लांट को मैं दोबारा बता रही हूँ, C4 प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पहला कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड बनाता है, दैट्स वाई इसे C4 फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसे हम कहते हैं कैम पाथवे, ठीक है, CAM प्लांट्स होते हैं और इन CAM का फुल नेम जो है वो है क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो इसे नॉर्मल जबान में CAM बोलते हैं। तो CAM जो प्लांट है वो क्या कर रहा होता है, देखें भाई, वो भी उसका भी सेम है, मेसोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और बंडल सेल में उस कार्बन डाइऑक्साइड को देता है ताकि वो कैल्विन साइकिल उसे यूज कर सके। लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व है ना, वो बात याद रखना है, वो पूरी रात जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता रहता है और दिन के वक्त में चूंकि उसके स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो दिन के वक्त में वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने रात को बनाई थी वो यूटिलाइज करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मैं अगेन बताती हूँ, कैम प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनाते हैं, पूरी रात बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वही PEP में कन्वर्ट हो, PE कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सैलो एसीटेट में, देन मेलेट में, देन कार्बन डाइऑक्साइड में, पूरी रात बनाता रहता है। और दिन के वक्त में वो फिर स्टोमेटा, क्योंकि दिन में इतनी गर्मी है, इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, स्टोमेटा क्लोज हो गया है क्योंकि ट्रांसपायरेशन से उसका पानी लॉस हो जाना है, तो दिन के वक्त में वो कार्बन डाइऑक्साइड को उस साइकिल में कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व करता है और शुगर बनाना शुरू कर देता है। तो ये है हमारे पास बेसिकली कैम पाथवे। तो अगर हम इस तीनों को डिफरेंस देखें, C3 प्लांट में पहला कंपाउंड जो बन रहा था वो 3 कार्बन एटम बन रहा था, उसके बाद वो कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व हो रहा था और ये पूरा मेसोफिल सेल में हो रहा है। तभी देखो ब्लू से डोनेट किया हुआ, देखो ब्लू का मतलब है मेसोफिल सेल, ये जो लाइट ऑरेंज है वो है बंडल शीट जो मेसोफिल सेल के बिल्कुल नीचे होती है। C4 प्लांट में चूंकि पहला कंपाउंड 4 कार्बन कंटेनिंग था और ये सारा बनता है मेसोफिल सेल में, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस करता है और वो कैल्विन साइकिल में इन्वॉल्व होता है। ये पूरा दिन काम हो रहा होता है। कैम साइकिल, चूंकि देखो कैम साइकिल और C4 प्लांट में सिर्फ रात और दिन का फर्क है। कैम प्लांट क्या करता है, रात पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और दिन के वक्त में उसे यूटिलाइज कर ले। तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक बंदा पूरा दिन काम कर रहा है, आप पूरा दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पूरी रात सो रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा है जो रात को भी काम कर रहा है ताकि रात को वो उतना काम कर रहा है ताकि वो सुबह के लिए उसको प्रिपेयर हो सके। जैसे लेट सपोज मैं पूरी रात लेक्चर प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं दिन के वक्त में लेक्चर आपको दे रही हूँ, ठीक है, तो कायम साइकिल यही करते हैं, पूरी रात कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और दिन के वक्त में उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो तीनों के नतीजे में ग्लूकोज बन रहे होते हैं और एज अ रिजल्ट जो है वो अगर गर्मी भी होती है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी न किसी तरीके से कैल्विन साइकिल में पहुंच रहा होता है। आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है पेज नंबर 256 में, उसमें भी आप मेसोफिल सेल और बंडल जो शीट सेल्स है उसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एंड करते हैं। अब जो हम नेक्स्ट वीक में जो स्टार्ट करेंगे लेक्चर वो हम करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन एंड हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया, समझ नहीं आया कुछ पॉइंट रह गया, कोई सेंटेंस कोई लाइन समझ नहीं है, पहले तो रिपीट में सुने, रिपीट में सुनने के बावजूद कोई पॉइंट निकल रहा है तो आप मुझसे इंडिविजुअली क्वेश्चंस कर सकते हैं और कोशिश ये करिएगा कि जब आप फ्रेश माइंडेड हो तब ये लेक्चर आप सुन लें दिन के वक्त में जिसकी बात। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।